नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम रघुवीर सिंह है और उनको 22 साल का एक्सपीरियंस है ट्रक चलाने का। इन 22 सालों में उनके साथ कभी भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी घटित नहीं हुई। जैसे कि अक्सर ट्रक ड्राइवर्स के साथ ऐसा होता रहता है और ये लोग आपस में बात करते हैं, पर रघुवीर सिंह जी के साथ ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था और इसीलिए वो इन सारी बातों पर भरोसा भी नहीं करते थे। ट्रक अनलोड करने के लिए रघुवीर सिंह दिल्ली से काठगोदाम जा रहे थे और इस दौरान इनके साथ जो भी कुछ घटित हुआ उन्होंने इनके पूरे बिलीफ सिस्टम को हिला के रख दिया। उनके साथ इस तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज घटित हुई कि रघुवीर सिंह मौत के मुंह में पहुंच गए। इस घटना को हमारे साथ शेयर किया है रघुवीर सिंह जी के भतीजे ने और ये घटना अर्ली 90s की है। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, तो कहानी में कुछ भी स्किप ना करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो अब जानते हैं कि क्या हुआ था रघुवीर सिंह जी के साथ। रात का अंधेरा पूरी सड़क को निकल चुका था। झील के किनारे घुमावदार रास्ते पर केवल एक ट्रक की हेडलाइट चमक रही थी और वो थी रघुवीर सिंह जी के ट्रक की हेडलाइट। रघुवीर सिंह जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक अनुभवी ड्राइवर थे और उनको 22 साल ट्रक चलाने का अनुभव था और अपनी 22 साल पुरानी ट्रक में ही वो माल को लादकर दिल्ली से काठगोदाम की ओर बढ़ रहे थे। रेडियो पर धीमे सुर में कोई पुराना गाना बज रहा था, मगर उस वीराने में वह गाना भी किसी विलाप जैसा लग रहा था। रघुवीर सिंह मजे से अपना ट्रक चलाते हुए काठगोदाम की तरफ बढ़े जा रहे थे। उनके साथ जो उनका को ड्राइवर था वो रास्ते में ही उतर चुका था, क्योंकि अब समय केवल 1 घंटे का बचा था काठगोदाम पहुंचने के लिए और उसका घर रास्ते में ही था, तो वो अपने घर के लिए निकल गया। रघुवीर सिंह ने भी उसको कुछ नहीं बोला, उसने भी यही बोला कि ठीक है, तुम चले जाओ और मैं ट्रक लेके काठगोदाम तक चला जाऊंगा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सुबह आ जाएगा और माल दोनों साथ में उतरवा लेंगे। अब रघुवीर सिंह अपना ट्रक लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और वो क्या देखते हैं कि सड़क पर ऑलमोस्ट बीच में एक महिला खड़ी हुई है जो ट्रक को हाथ दे रही है। सफेद साड़ी में लिपटी हुई, सर झुका हुआ, और इतनी रात को इस वीरान सड़क पर कोई महिला, ये देखकर रघुवीर सिंह को बहुत अजीब लगता है। रघुवीर सिंह का 22 साल का ट्रक चलाने का अनुभव था और इन 22 सालों में कितनी ही बार ऐसा हो चुका था कि उन्होंने रातों में अकेले ड्राइव किया है, कितनी बार उन्होंने कितने ही लोगों को लिफ्ट दी है, बहुत मजबूरी में फंसे हुए लोगों की मदद की है, और इन 22 सालों के अंदर रघुवीर सिंह के साथ कभी भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं हुआ और ना ही वो इन सब बातों पर यकीन रखते थे। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 3:10 का समय था। उन्हें बहुत अजीब लगा कि ये महिला इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। वे थोड़ा सा बुदबुदाए भी, फिर भी इंसानियत के नाते मजबूर होकर उन्होंने ट्रक रोका और उस महिला से पूछा कि बहन, कहाँ जाना है। महिला ने बिना सिर उठाए बस हाथ से सामने की रास्ते की तरफ इशारा किया। रघुवीर सिंह को कुछ अजीब लगा, पर उन्होंने उसे बैठने का इशारा कर दिया। उन्हें लगा कि शायद महिला उनसे बात नहीं करना चाहती, किसी मजबूरी में फंस गई होगी। वह महिला चुपचाप उनके ट्रक में चढ़ गई और केबिन के पीछे खाली जगह पर जाके बैठ गई। रघुवीर सिंह ने ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन उन्हें लग रहा था जैसे केबिन में अचानक ठंडक सी बढ़ गई हो, जैसे बर्फानी हवा लहर गई हो। उन्होंने उस महिला से बात करने की कोशिश की, उससे पूछा, कहाँ से आ रही हो। पीछे से कोई भी जवाब नहीं आया। रघुवीर सिंह ने फिर से उस महिला से पूछा कि बहन, कहाँ से आ रही हो, लेकिन दोबारा कोई जवाब नहीं। जब 2 बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो रघुवीर सिंह ने रियर व्यू मिरर में उस महिला को देखने की कोशिश की, पर अजीब बात ये थी, पीछे कोई नहीं बैठा था। ये देखकर रघुवीर सिंह की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और उस ट्रक के कैबिन में कोई महिला नहीं थी। रघुवीर सिंह ने जिस महिला को अभी हार्डली 5 मिनट पहले लिफ्ट दी थी, वो महिला कहीं नहीं थी। उन्होंने बहुत जोर से ट्रक का ब्रेक लगाया और ट्रक को रोका,
उन्होंने फिर से पीछे मुड़कर देखा और पीछे कोई नहीं था। रघुवीर सिंह के माथे पर पसीना मोतियों की तरह चमकने लगा। अचानक से उनके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी, रास्ता अभी अधूरा है। रघुवीर सिंह ने इधर उधर देखा, पर जो महिला अभी 5 मिनट पहले उनके ट्रक के कैबिन में बैठी थी, अब वो उन्हें सड़क के किनारे खड़ी नजर आ रही थी, बिल्कुल वैसे ही सिर झुकाए, मगर इस बार उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। रघुवीर सिंह ने घबराकर ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक जैसे चीखता हुआ अंधेरे को चीरता हुआ चला गया। रेडियो से भी अब गाने की जगह अजीब सी खरकती फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई बड़ी अजीब सी आवाज में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। लगभग 10 किलोमीटर बाद रघुवीर सिंह को रोड के किनारे एक ढाबा दिखाई देता है। बिना कुछ सोचे वो अपना ट्रक वहीं रोककर उतर जाता है और ढाबे के अंदर भागा भागा जाता है। ढाबे पर करीब 65 से 70 साल का एक बूढ़ा बैठा हुआ था, जो उस ढाबे की देखरेख कर रहा था। कह सकते हैं कि ढाबे को चला रहा था। रघुवीर सिंह को ऐसे भागा हुआ आते देखकर, उसकी ऐसी हालत देखकर ढाबे पर पहुंचते ही उस बूढ़े ने उससे पूछा, कहीं उस सफेद साड़ी वाली को तो नहीं देख लिया? रघुवीर सिंह का चेहरा सफेद पड़ चुका था, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, बस उसने हाँ में सर हिलाया। बूढ़ा रघुवीर सिंह से धीरे से बोला, करीब 5-6 साल पहले की बात है, इसी मोड़ पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। तभी से हर मुसाफिर को रास्ता भटकाती है, लेकिन जो उसकी सवारी बनता है वो अक्सर रास्ता पूरा नहीं कर पाता। रघुवीर सिंह ने कांपती हुई आवाज में उस बूढ़े से पूछा, बाबा मैं पहली बार इस रास्ते पे नहीं जा रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार मैं माल इस रास्ते से लेकर जा चुका हूँ, पर आज जो हुआ पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ। बूढ़े ने उससे बोला, समय समय की बात है। रघुवीर सिंह ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, उसका ट्रक वहीं दूर खड़ा था, मगर स्टीयरिंग व्हील पर अब भी एक सफेद हाथ टिका हुआ था। रघुवीर सिंह की नजरें उस सफेद हाथ पर जम गईं। उसकी धड़कनों की आवाज इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था कि कोई और भी उसे सुन सकता है। ढाबे वाले बूढ़े ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यहाँ ज्यादा देर मत रुकना बेटा, ये आत्माएं अपना अधूरा काम पूरा करवाती हैं। रघुवीर सिंह ने कांपते हुए पूछा, अधूरा काम पूरा? मैं क्या करूं अब? बूढ़ा कुछ नहीं बोला। वो अपनी छुर्रीदार उंगली से झील के पार घने जंगल की ओर इशारा करने लगा और बोला, जहां से वो आई हैं वहीं उन्हें वापस छोड़ कर आओ, नहीं तो तुम भी इसी रास्ते में फंस जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। रघुवीर सिंह को दूर दूर तक कोई और दिखाई नहीं दे रहा था, और यहाँ पर इस बूढ़े के अलावा भी और कोई नहीं था जिससे वो मदद मांग सके। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिमाग कुछ इस तरीके का हो गया था कि उसको उस बूढ़े की बात ही उचित लगी। रघुवीर सिंह के पास और कोई चारा नहीं बचा था। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और ट्रक की ओर बढ़ा, मगर जैसे जैसे वो ट्रक के करीब गया, उसे महसूस हुआ कि चारों ओर की हवा बहुत भारी होती जा रही है। कदम जैसे जमीन में धंस रहे हैं उसके। ट्रक के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। रघुवीर सिंह की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, पर अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा जो बूढ़ा बोल रहा है वही करना सही है, और कैबिन के अंदर बैठते ही उसे बहुत ठंडक महसूस हुई और एक अदृश्य सी परछाई जैसे उसके सामने लहरा उठी। उसे देखकर रघुवीर सिंह बहुत बुरी तरह घबरा गया, पर उसने इधर उधर नजर घुमा के देखा तो कोई भी नहीं था, और स्टीयरिंग पर अब कोई सफेद हाथ भी नहीं था। बूढ़े के बाद के कहे अनुसार रघुवीर सिंह अब झील की तरफ अपना ट्रक बढ़ा रहा था। ट्रक के अंदर उसे लगातार किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी, लेकिन वो फिर भी बस मन ही मन ईश्वर का नाम लेते हुए ट्रक झील की तरफ बढ़ाई जा रहा था। जैसे जैसे झील नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ट्रक में किसी की प्रेजेंस बहुत बुरी तरह बढ़ती जा रही है, और वो सामने सड़क की तरफ देखकर ट्रक आगे बढ़ा रहा था। और तभी वो अपनी नजरें तिरछी करके देखता है तो उसके ठीक बगल में एक महिला बैठी हुई थी। उसकी आंखें गहरी काली गुफाओं जैसी थीं, जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। रघुवीर सिंह की रूह कांप गई उसे देखकर, मगर बूढ़े की बात याद करके उसने हिम्मत से धीरे से पुतपुताया, मैं तुम्हें वापस छोड़ने जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारा रास्ता अधूरा था। वो महिला धीरे धीरे मुस्कुराई, पर वो मुस्कान एक भयावह मुस्कान थी जिसमें दया नहीं थी, बस एक अंतहीन दुख और गुस्सा था।
ट्रक का स्टीयरिंग खुद ब खुद घूमने लगा और वो ट्रक वीराने की ओर बढ़ने लगा, उस दिशा में जहां घना जंगल था और उसके बीचों बीच एक टूटी फूटी पुलिया थी। जैसे ही वो ट्रक उस पुलिया के पास पहुंचा, अचानक झील के पानी में हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल परछाई पानी के नीचे से उठ रही हो। रघुवीर सिंह ने ब्रेक मारने की कोशिश की, पर ट्रक के ब्रेक अब लग नहीं रहे थे। ट्रक खुद ब खुद पुलिया के बीचों बीच जाकर रुक गया। तभी झील के पानी से एक और आकृति निकली, एक युवक की आत्मा जो पूरी तरह घायल, खून से लथपथ नजर आ रही थी। तभी रघुवीर सिंह के कानों में एक महिला की आवाज आई, मेरा इंतजार करते करते वो भी यहीं मर गया। उस आवाज में बहुत गुस्सा था। रघुवीर सिंह चीख पड़ा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और उसके बाद हंसी की आवाज से जैसे सारा जंगल गूंज उठा, जैसे झील गूंज उठी। और वो हंसने की आवाज सिर्फ एक महिला की नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे वहां हजारों लोग एक साथ हंस रहे हैं। और फिर अचानक ट्रक के एक्सीडेंट की आवाज सुनाई देती है और रघुवीर सिंह की चीख की। सुबह का सूरज चढ़ने पर कुछ मछुआरे वहां पहुंचते हैं, उस झील की सतह पर मछलियां पकड़ने के लिए। एक टूटी फूटी ट्रक की झलक दिखाई दे रही थी उन्हें दूर से। जब वो आगे जाकर देखते हैं तो उस ट्रक में कोई आदमी नहीं था, सिर्फ एक सफेद साड़ी का टुकड़ा पानी में तैर रहा था। पर वो मछुआरे थोड़ा आगे देखते हैं तो उन्हें वहां पर एक बंदे की बॉडी दिखाई देती है जो बिल्कुल झील के किनारे पर पड़ी हुई थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उस बंदे की डेथ हो गई हो। जब वो मछुआरे उस व्यक्ति तक जाते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि इसकी सांसें अभी चल रही हैं, इसमें जान अभी बाकी है। रघुवीर सिंह को उन मछुआरों द्वारा हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। ट्रक के नंबर से या उनके पास जो भी आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह थे उससे पता चलता है कि वो कहाँ के हैं और उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। रघुवीर सिंह को होश आने में लगभग 4 से 5 दिन का समय लग गया था और ठीक होते होते लगभग 6 से 8 महीने का। रघुवीर सिंह जब भी ये हादसा किसी के साथ शेयर करते, इवन अपने घर वालों के साथ भी ये बातें शेयर करते, तो कोई उन पे विश्वास नहीं करता। पर लगातार बार बार जब वो ये बात दोहराए जा रहे थे कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है, हाँ मेरे साथ ये हुआ है, तो उनके घर वालों को लगा कि चलो इस बारे में पता तो किया जाए कि जो भी बोल रहे हैं वो सही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं उस रात कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से ये बहुत शॉक में आ गए हों। और इस सारे इंसिडेंट में अगर कोई गवाह था तो बस वो बूढ़ा बाबा था जिससे रघुवीर सिंह उस रात मिले थे। रघुवीर सिंह के छोटे भाई अपने घर से निकलते हैं और उस ढाबे पर जाते हैं जिसका पता रघुवीर सिंह ने उनको दिया था। उस ढाबे पर पहुंचने के बाद उन्हें 25 से 26 साल का एक युवक मिलता है जो उस ढाबे को चलाता था। उन्होंने जब उस युवक से उस बूढ़े बाबा के बारे में पूछा तो उस युवक का जवाब था, कौन से बूढ़े बाबा। रघुवीर सिंह के भाई ने उस दिन का सारा इंसिडेंट उसको बताया, जो भी कुछ रघुवीर सिंह के साथ हुआ था। तब उस ढाबे वाले ने उनको बताया कि वो ये ढाबा रात के 10 बजे तक हर हालत में बंद करके चला जाता है। पर जिस बुजुर्ग आदमी की आप बात कर रहे हो, हमसे पहले ये ढाबा वो चलाता था, हमने उसी से ये ढाबा खरीदा है। आगे ढाबे वाला जो बोलता है उसे सुन के आप दंग रह जाएंगे। ढाबे वाला रघुवीर सिंह के भाई से बोलता है, आप पहले ऐसे इंसान नहीं हैं या आपके भाई पहले ऐसे इंसान नहीं हैं जिसके साथ इस तरीके की घटना हुई है। यहाँ अक्सर लोग उसके बारे में पूछने आते हैं और ये बताते हैं कि रात को उनके किसी रिश्तेदार को उस व्यक्ति ने कोई रास्ता बताया था या कोई कहानी सुनाई थी। उसके बाद उनके किसी रिश्तेदार का या उनका एक्सीडेंट हो गया। कई दफा तो इसके बाद लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। उस बूढ़े व्यक्ति को गुजरे हुए 6 साल हो चुके हैं और तब से अब तक न जाने कितनी बार इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। उसके बाद उस ढाबे वाले ने रघुवीर सिंह के भाई को एक बोर्ड की तरफ इशारा किया जहाँ साफ साफ लिखा हुआ था, ये ढाबा रात को 10 बजे बंद हो जाता है। 10 बजे के बाद कृपया आप लोग यहाँ ना रुकें, ये जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। जो रघुवीर सिंह जी के साथ घटा था उस अनुभव को वो अपने मरते दम तक नहीं भूल पाए। रघुवीर सिंह जी के भाई का उस घटना की पुष्टि कर देने के बाद रघुवीर सिंह जी पर किसी के विश्वास ना करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। रघुवीर सिंह जी जब तक भी रहे, बताया जाता है कि जब भी वो इस घटना के बारे में बात करते थे तो उनके गूज़बम्प्स आ जाते थे और कई बार वो बीच में रुक जाते थे
और टॉपिक चेंज कर देते थे। तो ये थी रघुवीर सिंह जी की कहानी और आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है और इन सारी कहानियों को मैं एंटरटेनमेंट के लिए सुनाती हूँ, तो बस आप इसे वैसे ही लें। बाकी क्वेश्चन मार्क तो हमेशा ही जीवन में लगे रहते हैं। और अगर आप लोगों के पास भी आपकी कोई कहानियां हैं, कोई हॉरर स्टोरीज, और आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से आपकी कहानियां भी नरेट करूं, तो आप मुझे सामने दिए हुए आईडी पर अपनी कहानियां पोस्ट कर सकते हैं और मैं यहाँ से आप लोगों की भी कहानियां सुनाऊंगी। और बस यही कहूंगी कि बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। नमस्कार।